हेलो गाइस, तो ये है हमारा 7th वीडियो और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ हमारे पास टॉपिक्स है जो डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के लाइन से। तो वो होगा हमारा ऑटो इम्यूनिटी और हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम, और लास्ट में देखेंगे माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या लिखा है एनसीईआरटी में। देखो ध्यान से समझना, और अगर वीडियो से कोई तुमको डाउट आती है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेश्चंस, योर कमेंट। सो हमारा टॉपिक है ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, तो देखते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। चलो ध्यान से देखना, यहाँ पर यह है मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी evolved in the higher vertebrates based on the ability to differentiate the foreign agents। मतलब जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, लाइक जो भी एनिमल्स है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होती है उसको हम लोग वर्टिब्रेट कहते हैं। तो जो हायर वर्टिब्रेट्स होता है उसके अंदर ये इम्यूनिटी डेवलप्ड होती है, लाइक मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसका मतलब हुआ कि अगर पहले कोई इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसके बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट टाइम इसका मेमोरी रहता है इम्यून सिस्टम को, और नेक्स्ट टाइम ये इन्फेक्शन अगर फिर से होता है तो बॉडी रेजिस्ट करता है उसको फिर से होने से। क्लियर। ऑर्गेनिजम्स, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स जो पैथोजन होते हैं उसके अगेंस्ट में ये मेमोरी रहती है। और हमारा बॉडी इस चीज़ को जानती है कि हमारा सेल्फ सेल क्या है और नॉन सेल्फ क्या है। मतलब हमारे बॉडी का सेल को पहचानती है हमारा इम्यून सिस्टम, और जो बाहर से इन्फेक्शियस एजेंट आया है हमारा इम्यून सिस्टम उसको भी पहचानती है। बाहर वाले पैथोजन को पहचान करके उसको मारना इम्यून सिस्टम का फंक्शन होता है। ठीक है, उसको वो पहचान के उसको ख़त्म कर देती है। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम का काम होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, द टू corollarities of this ability have been understood. One, higher vertebrates can distinguish the foreign molecule as well as the foreign organisms। देखो जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं ये फॉरेन एनिमल्स को पहचान जाती है कि बाहर से बॉडी में अंदर कुछ आया है, ठीक है, और हमारे बॉडी का सेल क्या है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है ये। ठीक है, कर सकती है कौन, हायर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट टू समटाइम्स ड्यू टू द जेनेटिक। अब देखो ये तो बहुत अच्छी बात है जो पहला नंबर पे बताया कि हमारा बॉडी, ठीक है, जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उस वो आसानी से बाहर की चीज़ों को पहचान लेते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर 2 पे ऐसा कहा गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जेनेटिक डिफेक्ट होने की वजह से या किसी और कारण होने की वजह से, या हो सकता है कोई कारण है कुछ ऐसा चीज़ है जिसका रीज़न नहीं पता है, हमारा बॉडी क्या करता है, सेल्फ सेल पे ही अटैक कर देता है। सेल्फ सेल का मतलब खुद के बॉडी के सेल पे ही वो अटैक करेगा इम्यून सिस्टम और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। क्लियर। दिस रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी डैमेज हो जाती है और इसे हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। क्लियर। तो कई सारे ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं, या ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ही ये है कि हमारा बॉडी खुद के सेल पे अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय कर रही है। क्लियर। तो एग्जांपल दिया हुआ इसका र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस विच अफेक्ट्स द मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। तो यहाँ पर ऑटो इम्यूनिटी का मतलब बस इतना समझो, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब किसी कारण से या किसी वजह से हमारा बॉडी खुद के सेल को नहीं पहचान पाता है, उसको लगता है कि ये फॉरेन सेल है और उसको वो अटैक करता है और उसको किल कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी डैमेज होने लग जाती है, तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। इसका एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। ठीक है, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ का है, तो इसे याद कर लेना। क्लियर। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। कई बार ये नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, तो ऑलरेडी इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद रखना। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या है उसके अंदर एक्चुअली, तो अभी हम सबको देखते हैं। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द लिम्फॉइड ऑर्गन। अब देखो ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर होती है लिम्फॉइड ऑर्गन। क्लियर। टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं और सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़ होते हैं। ये सभी मिलकर,
ठीक है, क्या बनाती है, इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर आसानी से यहाँ पर लिख लेना ह्यूमन इम्यून सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम, ठीक है, ऐसे लिखोगे और लाइन खींचना नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, ठीक है। क्या क्या था वो सब लिख लोगे यहाँ से। लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, टिश्यू होता है, सेल्स होता है और सोल्यूबल मॉलिक्यूल होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स और सोल्यूबल जो भी होते हैं, सोल्यूबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडी। क्लियर। तो ये सभी चीज़ें हमारे इम्यून सिस्टम को बनाती है। देखो आगे क्या लिखा है, एज यू हैव रीड द इम्यून सिस्टम इज यूनिक इन द सेंस दैट रिकॉग्नाइज द फॉरेन एंटीजन। देखो इम्यून सिस्टम यूनिक होता है, जिसकी वजह से क्या करती है, ये जो बाहर की चीज़ें होती है, बाहर का फॉरेन पैथोजन होता है, उन सभी को आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेती है और उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। दीज एंड रिमेंबर देम, रिस्पॉन्ड तो करती ही है, साथ में उसको याद भी रखती है कि ये वाला एजेंट या एंटीजन पहले आया था, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करती है, लाइक एंटीबॉडी बना लेती है। और फिर फर्दर जब उसका सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन होता है बाद में, तो उसके हिसाब से जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर बना बनाया ऑलरेडी एंटीबॉडी रहेगा, तो फर्दर उसको क्या करेगा, तुरंत उसको मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और एंटीजन को किल करके ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो वो बीमारी कॉज नहीं कर पाएंगी। द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एलर्जिक रिएक्शंस। हमारे बॉडी के अंदर जो भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसमें इम्यून सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ में एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे बॉडी में इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 में से ये तीनों रहेगा, एलर्जिक रिएक्शन रहेगा, ऑटो इम्यून डिजीज़ रहेगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रहेगा, और एक कोई ऐसा रहेगा जो इसका फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो तुम आसानी से इसको पहचान करके टिक कर सकते हो। तो याद कर लेना इम्यून सिस्टम में क्या क्या फंक्शन, क्या क्या काम करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस किस चीज़ के लिए, तो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। आई होप ये तुमको समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा सबसे पहले तो देखो, सबसे पहला हमारा क्या है यहाँ पे, लिम्फॉइड ऑर्गन। क्लियर। लिम्फॉइड ऑर्गन हमारे बॉडी में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। चलो देखो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, दीज आर, ये कितना बड़ा हो गया, ठीक है। These are the organs where the origin and maturation, वही सही था, सॉरी गाइस, 1 मिनट दे दो बस। लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में ध्यान से देखते हैं, ठीक है। These are the organs where the origin and the maturation and proliferation, origin, maturation and proliferation of the lymphocytes occurs। देखो लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में जो भी WBC होते हैं, जो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो लिम्फोसाइट है, ठीक है। याद है इसे जस्ट पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें पिछला वीडियो में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के बारे में बताया था। क्लियर। तो ये WBC का एक पार्ट होता है, ठीक है। देखो तो जो हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन होता है वहाँ पर ये लिम्फोसाइट क्या होती है, ओरिजिन होता है वो उसका वहाँ पे, या मैचुरेशन होता है और प्रोलिफरेशन होता है। ओरिजिन और मैचुरेशन का मतलब वहाँ पर वो बना, मैच्योर हुआ, और प्रोलिफरेशन का मतलब डेवलपमेंट हुआ उसका। क्लियर। आगे है द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर द बोन मैरो एंड थाइमस वेयर द इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट। देखो ये जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं वो 2 है, यहाँ पर अच्छे से याद रख लेना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या क्या आता है, ठीक है। तो बोन मैरो एंड थाइमस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, याद रखना इसको। आगे है आर द, जहाँ पर क्या होती है बोन मैरो और थाइमस में, वेयर द इमेच्योर लिम्फोसाइट, जहाँ पर जो कम डेवलप होता है लिम्फोसाइट वो सभी डिफ्रेंशिएट होते हैं वहाँ पे, ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन में। कहाँ पे, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। अब आगे देखो आगे क्या लिखा है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू द एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, मतलब मैचुरेशन कहाँ पे हुआ है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर वो डेवलप हुआ है। क्लियर। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, बोन मैरो और थाइमस, ठीक है। आफ्टर मैचुरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट इनटू द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन,
तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन में से प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में उसका क्या हुआ, ओरिजिन हुआ, वहाँ पे वो इमेच्योर से मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर क्या होगा, मैचुरेशन के बाद ये माइग्रेट कर जाता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल, पेयर्स पैचेस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द अपेंडिक्स। ध्यान से सुनो, तुम एक काम करोगे, ये जो नोट्स बना रहे हो वहाँ पर अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखना, ठीक है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 पे क्या था हमारा, बोन मैरो। नंबर 2 पे क्या है हमारा, थाइमस। क्लियर। आगे करोगे, नंबर ए नंबर था, अब है हमारा बी नंबर, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, अभी 3-4 का हमने नाम बताया था, ठीक है, लाइक स्प्लीन, टॉन्सिल, अपेंडिक्स, ठीक है। और देखो क्या क्या है, ध्यान से देखना, पेयर्स पैचेस, लिम्फ नोड। तो देखो मैं बता देता हूँ, उसको तुम नोट कर लो। स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल हो गया, पेयर्स पैचेस हो गया, पेयर्स पैचेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड अपेंडिक्स हो गया। देखो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें बहुत सारे नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि लिम्फॉइड ऑर्गन होता है एक तरह का, तो उसको हम पेयर्स पैचेस नाम देते हैं। तो ये जो पेयर्स पैचेस है ना, तो वो इंटेस्टाइन का पेयर्स पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पेयर्स पैचेस एक तरह का सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो अभी हमने नाम गिना दिया, क्या क्या है। सबसे पहला था हमारा स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, ठीक है। क्या था, स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल हो गया, अपेंडिक्स हो गया और पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर। और 5 नंबर पे आता है हमारा लिम्फ नोड। लिम्फ नोड हमारे बॉडी में अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, लाइक एक्सिलरी रीजन में होता है, यहाँ पे होता है, और भी बहुत सारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, जहाँ पर क्या होती है, ये मैच्योर जो लिम्फोसाइट होती है वो माइग्रेट करके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में पहुँच जाती है। क्लियर। देखो आगे, The secondary lymphoid organ provide the site for the interaction of the lymphocyte with the antigen। अब ये जो बॉडी में फैला हुआ नेटवर्क है लिम्फॉइड ऑर्गन्स का, ठीक है, लिम्फ नोड्स का, तो वो सभी क्या करते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी मैच्योर लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं, जो कि काम क्या करते हैं, तो वो फर्दर वो जैसे बाहर से कोई एंटीबॉडी आएगा, बाहर से जो भी एंटीजन आएगा उसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा वहाँ पे। क्लियर। साइट फॉर द इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन, एंटीजन से वहाँ पे इंटरेक्ट करेगा। देन विच प्रोलीफरेट टू बिकम द इफेक्टर सेल्स, उसके बाद वो प्रोलीफरेट होता है। प्रोलीफरेट का मतलब होता है मैच्योर होकर और ज़्यादा बेहतर बनेगा, और ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। क्लियर। इफेक्टर, द लोकेशन ऑफ द वेरियस लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज शोन इन द फिगर 7.5। अब यहाँ पर ये पिक्चर में वो दिखा रहा है कि हमारे बॉडी में जो अलग अलग लिम्फॉइड ऑर्गन है, लिम्फ नोड्स है, वो कहाँ कहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो सबसे सेंट्रल पार्ट में देख रहे हो, ये है हमारा थाइमस, ठीक है। बोन मैरो और थाइमस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर आता है, याद कर लेना, रट लेना। और हमारे देखो ये जो छोटा छोटा गांठ जैसा दिख रहा है ना, इट लुक्स लाइक अ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नोड्यूल, ठीक है। तो ये लिम्फ नोड है, वो ध्यान रखना। और ये सभी हमारे बॉडी के अंदर लिम्फेटिक वेसल्स है, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं वो लिम्फ को कैरी करता है, ठीक है। लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड होता है। जिस तरह से हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, उसमें ब्लड फ्लो करती है, उसी तरह से हमारे बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम होती है जो लिम्फ को फ्लो करवाती है यूनि डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। क्लियर। और वो लिम्फ ड्रेनेज हो जाती है फिर से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। ये बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ोगे तब समझ में आएगी। क्लियर। और बहुत सारे जगहों पे वहाँ पर होते हैं लिम्फ नोड, ठीक है। लिम्फ नोड में प्रोलिफरेशन होता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक साइट होता है जहाँ पर इंटरेक्शन होता है लिम्फोसाइट का एंटीजन के साथ। क्लियर। तो ये अलग अलग लिम्फेटिक सिस्टम दिया हुआ है, एक तरह से समझो, लिम्फेटिक वेसल्स। और ये जो लेग्स का, पैर का लिम्फेटिक वेसल्स होता है ना, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है किसका, वो जो एलिफेंटिसिस वाला बीमारी पड़ा था लास्ट में,
लास्ट नहीं था, वो स्टार्टिंग का था। तो उसमें क्या होती है, यही अफेक्ट हो जाती है, जिससे जो नीचे जो भी लिम्फ गई है तो नीचे से लिम्फ ऊपर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से पैर धीरे धीरे मोटा हो जाता है। तो वो उसे हम लोग एलिफेंटिसिस के नाम से जानते हैं। इसी एनसीईआरटी में पढ़ा था हमने। क्लियर? अभी दिखा देते हैं तुमको, चलो देखो ये वाला, ठीक है, देखा ना, लिखा था ना लिम्फेटिक ऑर्गन, किधर गया? देखो यहाँ पे लिखा है लिम्फेटिक वेसल्स, देखो, ठीक है। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स इसमें अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से नीचे से लिम्फ ऊपर नहीं जा पाता है, तो इंसान का पैर इतना मोटा हो जाता है। इट इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन। आफ्टर सर्जरी बहुत कम चांस होते हैं कि ये क्योर होगा। चलो देखते हैं हम एनसीईआरटी में आगे क्या लिखा हुआ है। द बोन मैरो इज़ द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। ध्यान से सुनो, बोन मैरो जो होती है वो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर दो तो आते हैं, बोन मैरो और थाइमस। थाइमस में मैचुरेशन होता है, बोन मैरो में एक्चुअली प्रोडक्शन होता है। बोन मैरो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है, ध्यान रखना। बोन मैरो और थाइमस में भी मेन कौन है? बोन मैरो है, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है किसका? लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट क्या है? एक तरह का WBC है। क्लियर? द थाइमस इज लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। हमारे बॉडी में जो ब्रेस्ट बोन होता है उसको हम लोग स्टर्नम कहते हैं, दूसरा नाम है इसका। ये जो सेंटर पे होती है ना, ये यहाँ पे होती है, ठीक है, जिससे रिब्स अटैच होते हैं, इसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं या ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। उसके जस्ट पीछे हार्ट के पास ऑर्गन होती है, लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, वो थाइमस बोलते हैं उसको। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ द बर्थ बट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज विद द एज एंड बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेंड इज रिड्यूस्ड टू अ वेरी स्मॉल साइज। अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो थाइमस होती है, थाइमस, उसका जो साइज है वो बचपन में ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे एज अटेंड करती है, द थाइमस इज़ क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब जब जन्म होता है बच्चे का तो काफ़ी बड़े साइज़ का थाइमस होता है, लेकिन जैसे अब वो उसका धीरे धीरे एज होगा, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 12 साल, तो जैसे जैसे प्यूबर्टी अटेंड करेगा तो उस समय जाके उसका साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है। मतलब ये साइज़ जाके रिड्यूस कर गया, साइज़ जाके रिड्यूस करेगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगा साइज़ रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्या होती है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है, और बूढ़े लोगों में तो ये बहुत ही छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। क्लियर? हाँ, तो काफ़ी स्मॉल साइज़ का हो जाता है प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड द माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंड मैचुरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। देखो, थाइमस के अंदर जो डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन होता है लिम्फोसाइट का, ठीक है, ये एक माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। काफ़ी माइक्रो मतलब काफ़ी छोटा, मतलब एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे मैच्योरेशन हो रहा है टी लिम्फोसाइट का, ठीक है। अब ये टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट क्या है, ध्यान से सुनो, है तो लिम्फोसाइट ही। अगर लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन हो रहा है तुम्हारा बोन मैरो में तो बी लिम्फोसाइट, अगर वहाँ पर अगर लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन हो रहा है तुम्हारा कहाँ पे, थाइमस में, तो उसे हम लोग कहेंगे टी लिम्फोसाइट, ठीक है। मैचुरेशन के आधार पर बी और टी लिम्फोसाइट होते हैं। टी लिम्फोसाइट का मतलब ये हुआ, लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहाँ पे हुआ है, थाइमस के अंदर। मैचुरेशन का मतलब क्या है, वो ज़्यादा डेवलप्ड हुई है। आगे देखना, द स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप ऑर्गन इज इमीडिएटली कंटेन्स सॉरी बीन शेप ऑर्गन होता है स्प्लीन, ठीक है। इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ द लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। देखो, स्प्लीन में क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है और फैगोसाइट्स होते हैं। फैगोसाइट्स मतलब बाहर से कोई एंटीजन आ गया तो उसको फैगोसाइटोसिस कर लेगा, मतलब उसको खा के ख़त्म कर देगा। क्लियर? इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाई ट्रैपिंग द ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब हमारे ब्लड में जो भी इन्फेक्शन के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं उसको वो ट्रैप कर लेते हैं और फिल्टर करके हटा देते हैं, उसको ख़त्म ही कर जाते हैं। फैगोसाइटोसिस क्या करेगा, जो भी ट्रैप्ड है फिल्टर करेगा उसको ब्लड को, और वहाँ पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, पैथोजन आया, उसको इनगल्फ करके ख़त्म कर देगा। स्प्लीन ऑल्सो एक्ट एज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ द इरेथ्रोसाइट। स्प्लीन जो है आरबीसी हाँ, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का एक बहुत बड़ा रिजर्वायर होता है। इनफैक्ट बच्चों में तो ब्लड बैंक की तरह काम करता है वो। किसको, कौन, स्प्लीन। तो स्प्लीन एक ब्लड बैंक होती है हमारे बॉडी के अंदर,
क्लियर, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आरबीसी होते हैं। एरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम है आरबीसी। देखो जो चीज़ बता रहे हैं उसको लिख लिया करो एनसीईआरटी में, क्योंकि ये सब चीज़ें कंफ्यूज करती है। पता तो है आरबीसी तो पता है, लेकिन उन्होंने आरबीसी नहीं लिखा, यहाँ पर एरिथ्रोसाइट लिखा, तो पता होनी चाहिए कि आरबीसी का मतलब एरिथ्रोसाइट ही होता है। द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द डिफरेंट। अब देखो लिम्फ नोड जो होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, इस तरह से नोड्स होते हैं, और हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में पॉइंट्स में प्रेजेंट होता है अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ नोड्स सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजेंस। लिम्फ नोड का काम क्या होता है, ये काम क्या करता है, ये ट्रैप करता है चीज़ों को, ठीक है, ट्रैप करके उसको पास में रख लेगा, ठीक है, उसको ख़त्म कर देगा, किसको, बाहर से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एंटीजन आया है उसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विच हैपन टू गेट द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। द नोड्स सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजेंस, ठीक है, समझ में आ गया। विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। अब वहाँ से लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में वो चला जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा वहाँ से। एंटीजेंस ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर एंड काउज द इम्यून रिस्पॉन्स। ध्यान से सुनना, अभी हम पढ़े थे कि लिम्फ नोड में क्या होती है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, और वो लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, वहाँ पर वो एंटीजन के साथ एक्सपोजर होता है उसका, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम एंटीजन के साथ एक्सपोजर कहाँ पे होगा, लिम्फ नोड के पास होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उन्होंने अच्छी बात लिखी है, एंटीजन जो भी ट्रैप हुआ रहेगा लिम्फ नोड के पास, वो रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए, एक्टिवेशन ऑफ द लिम्फोसाइट। ऐसा नहीं कि हमेशा लिम्फोसाइट एक्टिव ही रहता है, नहीं, वो उसको एक्टिवेट करेगा। जैसे देखो, जैसे मान लो कि एक कोई सैनिक है, ठीक है, वो गन लेके बैठा है, तो बैठा रहेगा तो गोली चलाना स्टार्ट कर देगा क्या, नहीं, वो गोली कब चलाएगा, जब उसको दिखेगा कि कोई बाहर से मान लो कोई मतलब कुछ है, कोई आ गया, अंदर आ गया, आतंकवादी या कुछ भी, तो जैसे उसको देखेगा उस पर वो रिएक्ट करेगा, क्लियर। तो उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं लिम्फ नोड के अंदर, तो वो एक्टिव नहीं होते हैं। जैसे वहाँ पर एंटीजन आएगा, बाहर से कोई पैथोजन आएगा, तब वो एक्टिवेट होगा, ठीक है, कौन, लिम्फोसाइट्स, एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। अब जैसे ही एक्टिवेट हो गया तो ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए उसका कारण होगा, क्लियर। आगे है, देयर इज ए लिम्फॉइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्स। हमारे बॉडी के अंदर जो मेजर ट्रैक्स है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, क्लियर, तो उन सभी जगहों पर भी ये लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। आर ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, यूरिनोजेनिटल मतलब यूरिनरी ट्रैक और जेनिटल ट्रैक, क्लियर, कॉल द म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो जो म्यूकोसल लेयर होता है, सबसे अंदर वाले लेयर को म्यूकोसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रैक होती है, लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, यूरिनोजेनिटल ट्रैक हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, वहाँ पर ये सभी जो प्रेजेंट होते हैं ना, उसको हम लोग माल्ट के नाम से जानते हैं, क्लियर। माल्ट का मतलब हुआ म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, क्लियर। और ये कंस्टिट्यूट होता है अबाउट लगभग 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट है, उसका 50% तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है, माल्ट है, जो कहाँ पर होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्स। लाइक कौन कौन से ट्रैक है वो, लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा, क्लियर। लिम्फ नोड को भी हमने देख लिया कि हमारे बॉडी में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से उसका ब्रांचेज होता है, लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड का। और ये सभी टॉपिक्स हमने डिस्कस किया। नोट्स बनाना अच्छे से बनाना थोड़ा सा, ठीक है। मैंने इतना लिखा है, इतना तो एटलीस्ट लिख ही लेना, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगी है तुम्हें वो नोट कर लेना, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा एड्स, क्लियर। एक वीडियो में एड्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कैंसर पढ़ेंगे। उसके बाद ये डिजीज़ वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद होगा एक इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, क्लियर। अभी चैप्टर ख़त्म होने वाला नहीं है, तो सब्र रखना थोड़ा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।